एट्रियम। इससे पहले हमने पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 के एमसीक्यू सॉल्व करे थे। आज हम यूनिट 2 जो कि हमारे पास है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, ये पार्ट 1 होगा। इसमें ऑलमोस्ट हम 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा हैं थोड़े, तो इसका हम पार्ट 2 भी फिर डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ उधर भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो एमसीक्यू है उसमें बोल रहे हैं कि इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी टिश्यू विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर इंजरी इज कॉल्ड। कि कोई ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, पहले तो वो इन्वेड किया, ठीक है, एक माइक्रोब आया, उसने ऑर्गेनिज्म को इन्वेड किया और फिर उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे प्रोड्यूस होना शुरू हो गए और सेलुलर इंजरी हमें देखने को मिली। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वो इन्वेट करता है एक ऑर्गेनिज्म को और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और जिसे हम पहचान सकते हैं सेलुलर इंजरी से। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑप्शन सी, इन्फेक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, इन्फेक्शन। फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फ़र्क जान लेते हैं कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल फ़र्क इन दोनों में ये है कि एक्सुडेट जो है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल से निकलता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल से निकलता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ट्रांसुडेट ऑन द अदर हैंड ये प्रोटीन रिच नहीं होता, इसमें प्रोटीन कम होता है। इसमें भी फ्लूइड होता है, ये भी फ्लूइड होता है, लेकिन इस फ्लूइड में प्रोटीन की मिकदार जो है वो कम होती है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा फ़र्क है दोनों में। ठीक है, चलिए फिर एराकिडोनिक एसिड का कंसेप्ट आएगा आपको फर्दर, तो यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी कि एराकिडोनिक एसिड हमारे पास जो है ना वो दो पाथवे में डिवाइड होती है। ठीक है, बेसिकली एराकिडोनिक एसिड आपके सेल मेम्ब्रेन, हर सेल के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और ये एराकिडोनिक एसिड फिर डिवाइड होता है एक लिपो ऑक्सीजनस पाथवे में और दूसरा साइक्लो ऑक्सीजनस पाथवे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि एराकिडोनिक एसिड लिपो ऑक्सीजनस पाथवे में और साइक्लो ऑक्सीजनस पाथवे में डिवाइड होता है। लिपो ऑक्सीजनस पाथवे में अगर एराकिडोनिक एसिड जाता है तो फिर फर्दर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? ल्यूकोट्राइंस प्रोड्यूस होते हैं। ल्यूकोट्राइंस, ल्यूकोट्राइंस इज द रिजल्ट ऑफ कौन से पाथवे? लिपो ऑक्सीजनस पाथवे। ठीक है, एल के साथ है ना, लिपो ऑक्सीजनस एल के साथ है, ल्यूकोट्राइन भी एल के साथ है, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। और यही ल्यूकोट्राइन आगे जाके वेजो कंस्ट्रक्शन काज कराते हैं। ऑन द अदर हैंड साइक्लो ऑक्सीजनस पाथवे में अगर एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि फीवर वगैरह काज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन सेल्स, यहाँ से भी अक्सर एमसीक्यू आ जाते हैं। हमारे पास एक है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस, और तीसरा लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये बेसिकली जब एक्यूट, हमारे पास दो किस्म के इन्फ्लेमेशन हैं, दो टाइप्स है इस इन्फ्लेमेशन के, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और साथ में लिम्फोसाइट्स भी। तो ये डिफरेंस हो गया एक्यूट और क्रॉनिक का भी, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास न्यूट्रोफिल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और क्रॉनिक में हमारे पास मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। अगर वायरल डिजीज़ हो तो फिर उसमें हमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और अगर बैक्टीरियल डिजीज़ हो तो फिर उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस आपको ये इतना ही जानना ज़रूरी है आपके लिए बस। चलिए अब फिर से एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट, ये जो नीचे जो ऑप्शंस हैं ये सारे इन्फ्लेमेशन के जो है कार्डिनल साइंस कहलाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा इसमें नहीं है? तो रूबर यानी रेडनेस इन्फ्लेमेशन के दौरान होती है, यस, तो रूबर ठीक है। ट्यूमर, स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग के लिए ट्यूमर वर्ड यूज होता है। हाँ, इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग होती है तो हाँ, ट्यूमर भी करेक्ट है। केलर हीट के लिए यूज होता है, तो यस वो जगह वार्मथ हो जाती है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो ना वो वार्मथ गर्म होती है, हीट, तो केलर भी ठीक है। तो कौन सा रहता है? ऑप्शन डी, पेरेस्थीसिया। ठीक है, तो ये साइन आप याद रखें कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है। रूबर रेडनेस के लिए, ट्यूमर स्वेलिंग के लिए, केलर
हीट के लिए या वार्मथ के लिए। ऑप्शन MCQ नंबर 3, द केमिकल विच इज इमीडिएटली सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स व्हेन अ पर्सन कम इन कांटेक्ट विद एन एलर्जन इज, कि ऐसा केमिकल जो कि डायरेक्टली मास्ट सेल से रिलीज होता हो जब भी कोई एलर्जन बॉडी या पर्सन एक्सपोज हो किसी एलर्जन के लिए, तो मास्ट सेल से कौन सा डायरेक्ट केमिकल रिलीज होता है? तो आपको याद रखना है कि वो है हिस्टामिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ल्यूकोट्राइंस जो है वो मास्ट सेल से रिलीज नहीं होते, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज नहीं होते, ये दोनों एज अ पार्ट ऑफ लिपोक्सिजनेस और साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे रिलीज होते हैं। ठीक है, और हेपरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिस्टामिन। ठीक है, MCQ नंबर 4, chemical mediator formed from arachidonic acid through the lipoxygenase pathway in inflammation and which cause bronchoconstriction। देखा, अब जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वही यहाँ पे MCQ बन के आया कि ऐसा केमिकल मीडिएटर जो एराकिडोनिक एसिड के थ्रू बनता है और वेजो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज कराता है, तो वो कौन सा है? तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि वो हमारे पास क्या होता है, ल्यूकोट्राइंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई हो तो आप बैकवर्ड जाएं थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड के थ्रू अगर लिपोक्सिजीनेस पाथवे में वो कन्वर्ट होता है, तो लिपोक्सिजीनेस मैंने एल के साथ आपको याद करने को बोला था कि लिपोक्सिजीनेस में भी एल है और ल्यूकोट्राइंस में भी एल है, तो लिपोक्सिजीनेस पाथवे के थ्रू ल्यूकोट्राइंस बनते हैं। ठीक है, और वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन या वेजो कंस्ट्रक्शन काज कराते हैं। MCQ number 5, the type of exudate in inflammation which contain pus remains of WBC's protein and tissue debris is called। देखा, एक और MCQ यहाँ बन के आया है कि एक्सुडेट जो रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन के दौरान और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, WBC's वाला प्रोटीन ज़्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, और टिश्यू डेब्रिस या प्रोटीन ज़्यादा होते हैं उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं फिर? ठीक है, उसको बोलते हैं प्यूरुलेंट। प्यूरुलेंट मतलब इसमें पस मौजूद है, इसमें प्रोटीन्स मौजूद है। ठीक है, तो इसको प्यूरुलेंट यानी 5 में ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 6, केमिकल मीडिएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। अगेन वही रिपीट हो रहा है, कैसा केमिकल मीडिएटर जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज कराता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान, तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ल्यूकोट्राइंस। ठीक है, MCQ नंबर 7, process by which leukocytes migrate in response to a chemical signal during inflammation is called। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान ल्यूकोसाइड माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं जब उनको केमिकल सिग्नल मिलता हो इन्फ्लेमेशन के दौरान, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? जिसमें ल्यूकोसाइड मूव करते हैं एक केमिकल सिग्नल जब उनको मिले तब। तो देखिए, नाम में ही जाहिर है कि केमिकल सिग्नल के थ्रू ल्यूकोसाइड मूव करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए कीमोटैक्सिस, कीमो मतलब केमिकल, ठीक है, और टैक्सिस मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो कीमोटैक्सिस कहलाएगा वो प्रोसेस। ठीक है, MCQ नंबर 8, टाइप ऑफ एक्सुडेट in an inflammation which contain RBC is called। फिर से वही, कैसा टाइप ऑफ एक्सुडेट जिसमें इन्फ्लेमेशन का एक्सुडेट जिसमें RBCs ज़्यादा हो? नहीं, ये डिफरेंट है। भी देखें, इसमें RBC ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन की बात नहीं की गई कि प्रोटीन ज़्यादा है या प्रोटीन कम है। अगर प्रोटीन ज़्यादा होते ना तो फिर वही ऑप्शन जी यानी प्यूरुलेंट ठीक होता, लेकिन चूंकि इसमें RBCs की बात की गई कि रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ एक्सुडेट जिसमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेमोरेजिक एक्सुडेट। ठीक है, MCQ number 9, molecule on the surface of the pathogen is able to bind to a particular receptor is called। कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि पैथोजन के सरफेस पे मौजूद होता है और वो जाके एक पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन ए, लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ number 10, period between the initial contact the microbe and the appearance of the first symptom is called। ऐसा पीरियड जिसमें आप इनिशियली ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी माइक्रोब के कांटेक्ट में आता है और थोड़ी देर दिनों बाद उसको फर्स्ट सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो पीरियड था जब माइक्रोब ने उस पर हमला किया था और कुछ दिनों बाद कुछ सिम्टम देखने को मिलने शुरू हुए, तो वो पीरियड कहलाता है ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, MCQ number 11, bacterial toxins released from bacterial cell which enzymatically inactivate or modify key cellular constituent leading to death or dysfunction are called। के वो बैक्टीरियल टॉक्सिन जो रिलीज होते हैं बैक्टीरियल सेल से और जो एंजाइमेटिकली जितने भी सेलुलर कंस्टिट्यूएंट वगैरह हैं उन सबको मॉडिफाई करें, उनको एक्टिवेट करें
और उनकी डेथ काज करा दे, जो जिन चीज़ों से सेल बनाए ना उन सब की डेथ काज करा दे, तो ये टॉक्सिन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑप्शन ए एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से रिलीज हो रहा है। MCQ नंबर 12, साइलेंट स्टेज ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज, द पैथोजन हैज गेन एंट्री इनटू द होस्ट एंड स्टार्ट रिप्लिकेटिंग, कि वो साइलेंट स्टेज कौन सा है जिसमें पैथोजन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो हो चुकी है, पैथोजन की वजह से अंदर आया है बॉडी के अंदर पैथोजन, और अभी इन्फेक्शियस डिजीज स्टार्ट हो गई है और वो रिप्लिकेट भी कर रहे हैं, अंदर अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं और माइक्रोब्स, लेकिन वो साइलेंट स्टेज है, मतलब ज़्यादा साइन सिम्टम नहीं देखने को मिले, तो वो है ऑप्शन बी प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है। MCQ नंबर 13, द टोटल एलिमिनेशन ऑफ अ पैथोजन फ्रॉम द बॉडी विदाउट रेजिजुअल साइंस और सिम्टम्स ऑफ डिजीज, कि जब किसी पैथोजन की मुकम्मल रिमूवल हो जाए, ठीक है, वो फुल खारिज हो जाए, ख़त्म हो जाए, पैथोजन बॉडी से चला जाए, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कौन सा स्टेज कहलाता है? ये रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा कहलाता है? रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 14, which is not a systemic manifestation of inflammation, इनमें से कौन सा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन नहीं है इन्फ्लेमेशन का? तो चलिए, ल्यूकोसाइटोसिस हमें इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलती है, यस, फीवर भी देखने को मिलता है, मेलिएज भी देखने को मिलता है, एक्सुडेशन नहीं देखने को मिलता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 15, MCQ number 15, edema and acute inflammation is mainly the result of which one of the following, कि acute inflammation में edema किस वजह से होता है? तो ऑप्शन ए accumulation of neutrophils, ऑप्शन बी plasma leaking from capillaries, ऑप्शन सी fluid liberated from dead cells, ऑप्शन डी increased fibrinogen। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि edema इस वजह से होता है कि प्लाज्मा जो है वो लीक करना शुरू कर देता है कैपिलरीज से, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 16, the most important cells in chronic inflammation are, chronic inflammation में कौन से सेल इंपॉर्टेंट है या कौन से सेल हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था क्रोनिक और एक्यूट का डिफरेंस, तो हमने क्या बोला था कि लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। MCQ number 17, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट ऑफ टिश्यू इज अ साइन ऑफ, कि अगर हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट ज़्यादा नंबर में देखने को मिले तो ये कौन से टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी? तो वही फिर से वही बात, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कि लिम्फोसाइट उसमें ज़्यादा होते हैं, इस वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। MCQ number 18, inflammatory extravascular fluid with high protein concentration and cellular debris, कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड आ गया है, इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू से बाहर फ्लूइड आ गया है और उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन सा टाइप पर होगा? ये होगा फिर एक्सुडेट। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट क्या होता है, तो एक्सुडेट प्रोटीन रिच होता है, ट्रांसुडेट प्रोटीन पोर फ्लूइड होता है। MCQ number 20, what is the name of the phenomena where WBCs marginate and become attached to the edge of the endothelium? वो उस फिनोमिना का नाम क्या है कि जिसमें WBCs मार्जिनेट होते हैं और जाके अटैच हो जाते हैं एंडोथेलियम के साथ, तो वो कौन सी है? ऑप्शन बी पावमेंटिंग कहलाता है वो, ठीक है। 21, सॉरी, ये कहलाता है मार्जिनेशन, ये कहलाएगा क्या? नो, दिस इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पावमेंटिंग। ये मैं फिर भी आपके लिए कंफर्म करके कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट, पावमेंटिंग, ठीक है। 21, a protective response intended to eliminate the initial cause of cell injury, remove the damaged tissue and generate new tissue is called, कि वो प्रोटेक्टिव रिस्पांस जिसमें क्या होता है कि उसमें जो सेल की इंजरी हुई है, जिस वजह से सेल की इंजरी हुई है ना, उसको ख़त्म करना शुरू करना स्टार्ट करे। प्रोटेक्टिव रिस्पांस जिसमें क्या होता है कि सेल इंजरी जिस वजह से हुई थी ना वो ख़त्म हो, और रिमूव द डैमेज टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं उनको भी ख़त्म कर लें और न्यू टिश्यू बनाएं, तो ये प्रोसेस सारा क्या कहलाता है? इन्फ्लेमेशन। क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऐसा प्रोसेस है कि ये इसमें रिपेयरिंग भी होती है, इसमें मतलब ख़राबी आती है पहले कि टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एंडोथेलियम डैमेज होना शुरू हो जाता है, सेल इंजर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ रिपेयर फिर स्टार्ट हो जाता है, जनरेट न्यू टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है।
MCQ number 22. The medical term for the cardinal sign of inflammation in which redness occur. वो कौन सा मेडिकल टर्म है जो हम इन्फ्लेमेशन के लिए एज ए कार्डिनल साइन यूज़ करते हैं, लेकिन रेडनेस के लिए, इन्फ्लेमेशन में जो रेडनेस होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा टर्म है? रूबर। आर से निकला है ना, आर फॉर रेडनेस, आर फॉर रूबर। 23. Due to release of cellular mediator, cellular influx and elevated cellular metabolism, which cardinal sign of inflammation occur? कि चूंकि सेलुलर मीडिएटर्स रिलीज हो चुके हैं, सही है, और सेलुलर इन्फ्लक्स एंड एलिवेटेड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और सेलुलर सेल्स के अंदर इन्फ्लक्स आना शुरू हो चुका है, चीज़ें अंदर आ रही हैं अभी, और परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, और मेटाबॉलिज्म जो है सेल का वो इंक्रीज कर गया है, तो ये फिर इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? फिर कौन सा कार्डिनल साइन ये चीज़ें शो करता है? तो ऑप्शन डी, डॉलर। डॉलर जो साइन है इन्फ्लेमेशन का, उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। MCQ नंबर 24. विच साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? किस साइंटिस्ट ने हमें इन्फेक्शियस डिजीज के काजेस के बारे में बताया था? तो ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच इज करेक्ट। MCQ नंबर 25. व्हाट आर द 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन? 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन से हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट। केलर के वार्मथ हो जाती है, वो जगह रेड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, पेन वगैरह महसूस होता है, और फंक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है। MCQ नंबर 26 के इम्यूनोग्लोबुलिन IgG FC एंड कम्प्लीमेंट C3 बोथ एक्ट एज ऑप्सोनिन्स, दोनों एज ऑप्सनिन काम करते हैं, दोनों जो है वो एज ऑप्सनिन काम करते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। हाँ, दोनों एज ऑप्सनिन्स काम करते हैं। ठीक है। ऑप्सनिन्स का मतलब ये है कि माइक्रोब को पकड़ते हैं, उसको मसाला लगाते हैं ताकि न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आए और उसको अच्छे से खाए। ठीक है। MCQ number 27. Concerning inflammation, which of the following is not true? Inflammation को आपको दिमाग में लाना है और नीचे ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, इट्स अ लोकल एक्शन ऑफ वेस्कुलराइज लिविंग टिश्यू, तो ये तो ठीक है। इन्फ्लेमेशन में यही होता है ना कि लोकल एक्शन होता है जहाँ पे डैमेज हो। ठीक है। इट्स एम टू डाइल्यूट टॉक्सिन्स, ये भी ठीक है कि इन्फ्लेमेशन के द्वारा टॉक्सिन्स को डाइल्यूट किया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, प्रिपेयर्स टिश्यू फॉर रिपेयर, इसमें टिश्यू को रिपेयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें से तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी, फिर नन ऑफ दिस, इसमें ये ऑप्शन ठीक है। MCQ नंबर 28. अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस विद इन एन ऑर्गन और टिश्यू इज कॉल्ड, कि किसी ऑर्गन में या टिश्यू में लोकलाइज पस जमा होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेस। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, एब्सेस बोलते हैं उसको। Which of the following are not classical signs of acute inflammation? इनमें से कौन सा क्लासिकल साइन नहीं है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का? तो ऑप्शन सी, कोलेजन डिपोजिशन, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं है। MCQ नंबर 30. The period between the initial contact with the microbe and the appearance of the first symptom is called, वो पीरियड जो जिसमें इनिशियल कांटेक्ट होता है माइक्रोब का, ठीक है, अभी बस माइक्रोब ने उस पर अभी अभी अटैक किया हुआ है, और फर्स्ट सिम्टम्स भी सही से नहीं आया, लाइक अभी शो होने जा रहा है फर्स्ट सिम्टम, तो ये सारा पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। एक कंसेप्ट है ट्रिपल रिस्पांस का, इन्फ्लेमेशन में जिक्र किया जाता है इसका। ट्रिपल रिस्पांस बेसिकली क्या है कि जब स्किन को स्ट्राइक किया जाए, स्किन को स्क्रैच किया जाए, या स्किन पे मतलब उसको स्ट्राइक किया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पहले वहाँ पे स्किन पे एक रेड लाइन बनती है, उसको हम रेड लाइन बोलते हैं, शार्प लाइन बनती है, शार्प रेड लाइन, रेड कलर की। ठीक है। और ये क्यों बनती है? क्योंकि नीचे जो कैपिलरी वेसल्स मौजूद थे वो डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें एक रेड लाइन मिलता है जहाँ पे हमने स्क्रैच लगाई है स्किन पे। फिर द फ्लेयर, 15 से लेके 30 सेकंड बाद वहाँ पे एक फ्लेयर अपेयर होना शुरू हो जाता है। वो जो रेड लाइन थी ना स्टार्टिंग में, वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, मतलब वो हमें बड़ी दिखती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती, मतलब ज़्यादा रेड दिखती है। पहले इतनी रेड नहीं दिखती, लेकिन 15-30 सेकंड बाद ज़्यादा रेड दिखती है। ठीक है। जहाँ पे स्किन को आप स्क्रैच करें, 15-30 सेकंड बाद वो और ज़्यादा रेड दिखेगी। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? द फ्लेयर। और ये किस वजह से? ये आर्टीरियोल डायलेटेशन की वजह से। फिर द व्हील, इसमें क्या होता है कि जो रेड लाइन है उसकी थोड़ी सी स्वेलिंग शुरू हो जाती है, वो थोड़ा सा स्वेल करना शुरू कर लेता है। और ये किस वजह से करता है? ये एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से करता है, कि वहाँ पे फ्लूइड ने आना शुरू किया, निकल रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं, उसको द व्हील बोलते हैं। ठीक है। ये ट्रिपल रिस्पांस। थैंक यू। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली नर्सिंग एट्रियम जो चैनल का नेम है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके।